हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता अर्थात जो छत्तीसगढ़ की लैंड रेवेन्यू कोड है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और इससे संबंधित जो भी एमसीक्यूज हैं हम उनको सॉल्व करेंगे और इस कोशिश करेंगे कि सभी एमसीक्यूज को उनकी प्रॉपर व्याख्या के साथ और उनसे जो संबंधित सेक्शन हैं, जो प्रोविजन हैं, उनसे कोरिलेट करते हुए उनकी व्याख्या करते हुए हम आगे बढ़ें और पूरी तरह से जो है इस संहिता को या इस कोड को हम एमसीक्यूज के रूप में आपको प्रोवाइड करें। तो दोस्तों, यह जो वीडियो होगा कई पार्ट में होगा और हम इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, खास करके छत्तीसगढ़ की जो पीसीएसजे की परीक्षा है, इस परीक्षा के लिहाज से यह वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट होगा और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और इसके सभी पार्ट को हम आपको जो है पूरी व्याख्या के साथ प्रोवाइड कराएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे जो भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करें उसकी सूचना आपको मिलती रहे। दोस्तों, इसके अलावा हमारे चैनल विधिकारी पर छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है उससे संबंधित सभी वीडियो जो है आपको वहाँ मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ खासकर पीसीएसजे के और अन्य राज्यों की जो परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित जो भी विषय हैं उनके एमसीक्यूज के रूप में वीडियो उपलब्ध होंगे। आप उनको देख के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ पर इस लैंड रेवेन्यू कोड से पूछे जा सकते हैं। तो पहला है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, यह कब से लागू है। तो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता चूंकि मध्य प्रदेश जो है सन 2000 से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों एक ही राज्य थे और इस पर जो है जो मध्य प्रदेश का जो भू राजस्व संहिता है वही छत्तीसगढ़ पर भी लागू होता था। लेकिन सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है तो वहाँ पर जो है यही भू राजस्व संहिता जो मध्य प्रदेश में लागू होती थी उसी के प्रोविज़न जो है वो छत्तीसगढ़ में भी लागू होने लगे। लेकिन बाद में समय समय पर जो है वहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने उसमें कुछ अपने अनुसार संशोधन किया है और इसलिए जो है इसका नाम छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता रखा गया है, वरना इसके पहले ये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसका पूरा नाम अगर देखेंगे तो है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959। तो 1959 में तो छत्तीसगढ़ बना नहीं था, तो यह बना है सन 2000 में और जब ये इसका बंटवारा हुआ है तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ ने अपने यहाँ भू राजस्व संहिता जो लागू किया है वह 1 नवंबर सन 2000 से लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि वर्ष कब आरंभ होता है। तो कृषि वर्ष जो है इसकी जो परिभाषा है इसको देखेंगे तो यह इस रेवेन्यू कोड की धारा 21C के अंतर्गत दी गई है। तो सी के अंतर्गत कृषि वर्ष से क्या तात्पर्य है कि जो कृषि वर्ष 1 जुलाई या अन्य ऐसी तारीख जिसे राज्य सरकार जो है अधिसूचना के द्वारा नियत करे तो ऐसी जो डेट होगी वह कृषि वर्ष कहलाएगी। तो इसमें डेट दिया गया है तो कृषि वर्ष जो आरंभ होगा वह 1 जुलाई से आरंभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व मंडल की बैठक का प्रमुख स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राजस्व बैठक की जो प्रमुख स्थान होगा उसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है राजस्व संहिता की और इसके अनुसार धारा 4 के अनुसार राजस्व मंडल की बैठक का जो स्थान होगा उसे राज्य सरकार नियत करेगी। तो राज्य सरकार जो है जिस स्थान पे नियत करेगी वहीं पर जो है राजस्व मंडल की बैठक का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है भू राजस्व संहिता की धारा 21V में परिभाषित राजस्व वर्ष किस दिनांक से प्रारंभ होता है। तो धारा 21B के अंतर्गत राजस्व वर्ष अर्थात रेवेन्यू ईयर को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जो राजस्व वर्ष का प्रारंभ होगा ऐसी तारीख से होगा जिसे राज्य सरकार जो है नियत करे। तो इस विकल्प में से कोई भी जो है सही नहीं है और ये सभी विकल्प गलत हैं। तो यह कब से शुरू होगा जिसे राज्य सरकार नियत करे उस तिथि से जो है यह जो राजस्व वर्ष होगा उसी दिनांक से प्रारंभ होगा। नेक्स्ट है आबादी से आशय है। तो आबादी से क्या आशय है। तो आबादी की जो परिभाषा है वह बिल्कुल प्रारंभ में ही अर्थात धारा 2 के खंड 1 के उपधारा A के अंतर्गत ही दी गई है। 21A के अंतर्गत जो है आबादी की परिभाषा दी गई है। तो आबादी के अंतर्गत क्या आता है। तो इसमें जो है नगरेतर क्षेत्र में किसी ग्राम के निवासियों के लिए जो आरक्षित क्षेत्र है वही जो है आबादी के अंतर्गत आता है या उसे ही आबादी कहा जाएगा।
तो इसमें यह जो परिभाषा है उसमें यह दिया गया है कि आबादी से अभिप्रेत है नगरेतर क्षेत्र के किसी गांव में उसके निवासियों के निवास के लिए या आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए समय समय पर आरक्षित क्षेत्र और अन्य क्षेत्र जैसे ग्राम स्थल या गांव का स्थान, यह जो है आबादी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबादी के लिए क्या आवश्यक है? तो आबादी के लिए आवश्यक है कि वह जो क्षेत्र हुआ है नगरेतर हो, अर्थात नगर से इतर कोई क्षेत्र हो तो वही जो आबादी वहां पर घोषित की जाएगी। नगर का कोई क्षेत्र है वह इस परिभाषा के अंतर्गत आबादी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, कृषि के अंतर्गत नहीं आता। तो इसमें से कौन सा जो विकल्प है वह कृषि नहीं कहलाएगा? तो कृषि की जो परिभाषा है यह राजस्व संहिता की धारा 2(1)(b) के अंतर्गत दी गई है। इसके अनुसार कृषि के अंतर्गत जो है उद्यान कृषि आती है, फल का उद्यान लगाना और उनका संरक्षण करना यह भी आता है, चारे चराई छप्पर छाने की घास के लिए भूमि का आरक्षित किया जाना, तो ये तीनों आते हैं। लेकिन यह बढ़े झाड़ों का जंगल यह जो है कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। अब कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं इसको अगर देखेंगे तो इसमें आता है पान तथा सिंघाड़ा की खेती, सिंघाड़ा उद्यान की खेती, उद्यान कृषि, वाणिज्यिक वृक्षारोपण। तो वाणिज्यिक वृक्षारोपण जो है यह प्रारंभ से इस परिभाषा में शामिल नहीं था, बल्कि इस परिभाषा को सन 2022 का जो संशोधन है, इस संशोधन के द्वारा इस वाणिज्यिक जो वृक्षारोपण है अर्थात कॉमर्शियल जो वृक्षारोपण होता है उसको इसमें कृषि के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा फल उद्यान लगाना और उसका संरक्षण करना, तो ये जो सारे हैं यह कृषि के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ चारा के लिए, चराई के लिए या छप्पर छाने की घास के लिए अगर कोई भूमि आरक्षित की गई है तो वह जो आरक्षित भूमि है जहाँ पर ऐसा चारा चराई या छप्पर छाने की घास का बोया जाता है वह पूरा क्षेत्र जो है वह कृषि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में शामिल नहीं है। तो अभी हमने देखा है कि कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसके अनुसार सिंघाड़े की खेती करना, घास की खेती करना, फलों की खेती करना, ये सब कृषि के अंतर्गत आता है। लेकिन सागौन की खेती करना जो है यही कृषि के अंतर्गत शामिल नहीं है, क्योंकि जो सागौन का पौधा होता है, पेड़ होता है, यह इमारती लकड़ी है और यह वाणिज्यिक खेती के अंतर्गत भी नहीं आएगा, बल्कि यह बागवानी के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन कृषि में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, स्वयं की खेती करने से क्या तात्पर्य है? तो कोई व्यक्ति स्वयं की खेती करता है यह कब कहा जाएगा? इसकी जो परिभाषा है धारा 2 उपधारा 1 की ZA में दिया गया है और इसके अंतर्गत जो स्वयं के लिए खेती करने से तात्पर्य है कि ऐसी जो खेती है स्वयं के पर्यवेक्षण में अपने सेवकों के द्वारा मजदूरी के बदले जो की जाती है या भूस्वामी के बड़े लड़के के पर्यवेक्षण में मजदूरों के द्वारा जो है उसको कराई जाती है, या कुटुंब के किसी भी सदस्य के द्वारा अगर कोई खेती की जाती है तो यह जो खेती होगी वह स्वयं के लिए खेती कही जाएगी। अब इसके जो है धारा 2 उपधारा 1 की इसकी भी उपधारा Z2 के अंतर्गत दी गई है स्वयं के लिए खेती करने का जो परिभाषा है। अब हम देखते हैं कि स्वयं खेती करने से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं। तो पहला है कि अपने स्वयं के द्वारा अगर खेती की जाती है या अपने नौकर या सेवक के माध्यम से खेती की जाती है, अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन या अपने परिवार के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिकों के द्वारा अगर कोई खेती की जाती है तो वह जो खेती होगी वह स्वयं के लिए खेती करना कही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमारती लकड़ी है, तो इसमें से कौन सी जो लकड़ी होगी वह इमारती लकड़ी है। तो इसकी जो परिभाषा है धारा 2 खंड 1 उपखंड Z1 के अंतर्गत जो है की गई है, इमारती लकड़ी की परिभाषा दी गई है। तो इसके अनुसार अब जो विकल्प है इसमें जो है देखेंगे कि कौन पूछा गया है कि इमारती लकड़ी है। तो इसमें से जो है चंदन जो है यह इमारती लकड़ी है जो परिभाषा दी गई है, क्योंकि उसमें कुल 12 जो पेड़ बताए गए हैं, 12 प्रकार के लकड़ी बताए गए हैं, वृक्ष बताए गए हैं। तो इन वृक्षों की लकड़ियां जो है वह इमारती लकड़ी के अंतर्गत आती हैं। तो इसके अंतर्गत चंदन शामिल है लेकिन नीम जामुन ये शामिल नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी इमारती लकड़ी है, तो यह चंदन की जो लकड़ी होगी वह इमारती लकड़ी के अंतर्गत आती है।
तो अब हम सभी को देखते हैं जो कि धारा 21Z1 के अंतर्गत इमारती लकड़ी के अंतर्गत शामिल की गई है। तो इसमें है सागौन की लकड़ी, बीजा, शीशम, साल, तिनसा, इन या साज का कोई पेड़ है, इसकी भी लकड़ियां जो है इमारती लकड़ी के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा चंदन की लकड़ी है, हल्दू है, मुंडी है, अर्जुन, तेंदू, खंभार, तो ये सभी जो है इमारती लकड़ी के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि हल्दू को जो है, हल्दू की लकड़ी को इमारती लकड़ी के अंतर्गत सन 2002 का जो संशोधन है उसके द्वारा इसमें शामिल किया गया है। और यही कभी कभी पूछा जा सकता है कि 2002 में कौन सी जो लकड़ी है या किस वृक्ष की लकड़ी को इमारती लकड़ी के रूप में शामिल किया गया है। तो हल्दू है, ये हल्दी नहीं है बल्कि हल्दू है, आपको इसे ध्यान रखना है। एडाइना कार्डिफोलिया इसे जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, एडाना कार्डिफोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व वर्ष की तिथि है। तो राजस्व वर्ष की जो तिथि होगी वह अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना के द्वारा इसे नियत की जाती है और इसकी जो परिभाषा है धारा 21V के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा सुधार कहलाता है। तो सुधार की जो परिभाषा है 21 उपधारा जे के अंतर्गत दी गई है। और सुधार के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो किसी भी पुरोगामी अनुक्रम में स्थान का दुरुस्तीकरण, यह जो है सुधार कहलाता है। अब हम विस्तार से देखते हैं कि सुधार के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। तो धारा 21J के अनुसार सुधार के अंतर्गत ऐसे कार्य आते हैं जिससे खाते के मूल्य में तात्विक वृद्धि होती है और जो उसके फायदे के लिए निष्पादित किया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या बातें आती हैं, जैसे कृषि प्रयोजनों के लिए जल संग्रह करने के लिए तालाब, कुआं, बांध इसका निर्माण कराना, यह जो है सुधार के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से भूमि का जल निकासी के लिए या जल द्वारा कटाव से नुकसान होने से बचाने के लिए कोई निर्माण कराना, वृक्षारोपण कराना, भूमि की कृषिकरण करना, भूमि की सफाई को करना, उसको समतल करना या उसकी मेड़बंदी करना, यह जो है सुधार के अंतर्गत आएगा। खाते पर ऐसे भवनों का निर्माण जो कि सुविधाजनक उपयोग के लिए आवश्यक हो, तो यह भी सुधार के अंतर्गत आता है। परंतु किसी प्रकार के कार्यों का नवीनीकरण या जो है पुनर्निर्माण या परिवर्तन, ये सारे कार्य भी जो है सुधार के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें सुधार के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, जैसे अस्थायी अर्थात टेम्पररी रूप से कोई कुआं, जल सरणी, बांध या उसको समतल करना या इस तरह के जो परिवर्तन किए जाते हैं जो कि किसानों के द्वारा सामान्यतः कर दिए जाते हैं, तो उसे सुधार नहीं कहा जाएगा। और इसके अलावा कोई ऐसा कार्य जिससे भूमि के जो मूल्य है उसमें मूल्य में कमी हो जाती है, तो ऐसा जो कार्य है वो भी सुधार के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमने जितनी भी बातें थी सुधार के संदर्भ में एक जगह आपको प्रोवाइड करा दिया है। और आप जो है अब इसके माध्यम से कई प्रश्न जो है अलग अलग रूप में पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा, तो जिससे जो है वो कोई गलती नहीं हो पाएगी। आगे प्रश्न देखते हैं कि सुधार में शामिल नहीं है। तो अभी हमने पूरा देखा है कि सुधार के अंतर्गत क्या क्या कार्य आता है। तो वृक्षारोपण जो है सुधार में आता है। एक फसली भूमि को दुफसली भूमि बनाना अर्थात भूमि की जो है सुधार करना, तो यह भी सुधार के अंतर्गत शामिल है। और जल के कटाव से भूमि को बचाने के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है, जैसे बांध का निर्माण करना या मेड़बंदी करना, तो यह भी सुधार के अंतर्गत आता है। और ऐसा कार्य जो भूमि के मूल्य को घटाते हैं या नष्ट करते हैं, तो यह सुधार के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसा कि हमने देखा है। लेकिन अगर कोई कार्य है जो कि भूमि का जो मूल्य है उसको बढ़ा देता है, तो वह सुधार के अंतर्गत आएगा। लेकिन उसके मूल्य को नष्ट करता है या कम करता है, तो ऐसा जो कार्य है वो सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम्रकुंज से तात्पर्य नहीं है। तो यहाँ पर निगेटिव अर्थ में जो है प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा आम के बगीचे के अंतर्गत नहीं आता। तो ये जो है प्रश्न पढ़ने में विशेष सावधानी रखना है यहाँ कि कौन सा प्रश्न पॉजिटिव वे में पूछ रहा है और कौन सा निगेटिव में। तो यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो आम की जो परिभाषा है आम्रकुंज की या आम के बगीचे की, वह धारा 21O के अंतर्गत दी गई है। और इसके अनुसार
आम्रकुंज के अंतर्गत आम के बगीचे होते आते हैं और भूमि के एक बड़े भाग पर अगर आम के बहुत सारे वृक्ष लगाए जाते हैं तो वह भी आम्रकुंज के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सड़क के किनारे अगर कोई आम का वृक्ष लगाया जाता है तो वह आम का बगीचा या आम्रकुंज के अंतर्गत नहीं आता। अब जो धारा 21O के अंतर्गत परिभाषा दी गई है, इसके अनुसार आम्रकुंज से तात्पर्य है कि आम के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाए गए हैं कि जो जिस एरिया में लगाए गए हैं उस एरिया को किसी अन्य कार्य के लिए यूज नहीं किया जा सकता। अर्थात यहाँ पर इतने सारे पेड़ लगा दिए गए हैं कि इस पेड़ के कारण अब वहाँ पर कोई और खेती नहीं की जा सकती है, या वह भूमि के किसी बड़े भाग पर लगाया जाता है और लगाने के बाद उस भूमि का जो यूज है वह अन्य प्रयोजनों के लिए होना बंद हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो वह जो एरिया है, वह जो क्षेत्र है, वह आम का बगीचा या आम्रकुंज नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर सड़क के किनारे आम लगाना है तो सड़क के किनारे आम लगा दिया गया है, लेकिन ये जो सड़क है इसका यूज लगातार हो रहा है, यहाँ गाड़ियाँ आ जा रही हैं, तो यह आम्रकुंज नहीं कहा जाएगा। आम्रकुंज से तात्पर्य यह है कि जहाँ पर जिस भूमि पर जिस एरिया में आम का पेड़ लगाए गए हैं और वो पेड़ बड़े हो जाते हैं तो इसका जो यूज है वो पूरी तरह से किसी अन्य प्रयोजनों के लिए होने से वर्जित हो जाता है या बंद हो जाता है, तभी वह आम्रकुंज कहलाएगा। नेक्स्ट है, संहिता में इसमें से किसकी परिभाषा नहीं दी गई है? तो फलोद्यान की जो परिभाषा है धारा 21P के अंतर्गत दी गई है। बकाया अर्थात लगान, इसकी जो परिभाषा है धारा 21T के अंतर्गत दी गई है। और सहकारी समिति, इसकी जो परिभाषा है धारा 21F के अंतर्गत दी गई है। लेकिन जलोढ़ की कोई परिभाषा यहाँ पर नहीं दी गई है, तो यहाँ पर परिभाषित नहीं है पूछा है, तो जलोढ़ जो है यह परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट है लगान है, तो लगान जो है वह क्या है? तो इसकी परिभाषा जैसा हमने देखा कि धारा 21T के अंतर्गत दी गई है। तो लगान से तात्पर्य एक प्रीमियम है, अर्थात जो प्रीमियम लगान है वो एक प्रकार का प्रीमियम होता है। नेक्स्ट है वास्तविक कृषक से अभिप्रेत है, तो वास्तविक कृषक की जो परिभाषा है वह धारा 21E के अंतर्गत दी गई है। अब वास्तविक कृषक किसे कहा जाएगा या इसका क्या तात्पर्य है? तो इसके अनुसार जो है 21E के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार वास्तविक कृषक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि भूमि पर स्वयं खेती करता है या जिससे यह उम्मीद की जाती है कि वह अपनी भूमि पर स्वयं खेती करेगा। तो अब विकल्प को हम देखते हैं कि कोई कृषक जो भूमि पर स्वयं खेती करता है या कोई कृषक जिससे यह प्रत्याशा की जाती है कि वह स्वयं खेती करेगा, तो यह दोनों ही वास्तविक कृषक के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो सी विकल्प हो वही सही रहेगा। नेक्स्ट है सही सुमेलित युग्म इसमें से कौन सा नहीं है? तो आबादी, इसकी परिभाषा धारा 2A के अंतर्गत दी गई है, अर्थात क के अंतर्गत दी गई है। दूसरा है कृषि वर्ष, तो इसकी परिभाषा धारा 2G के अंतर्गत दी गई है, तो यह भी सुमेलित है। और राजस्व वर्ष की जो परिभाषा है धारा 2F अर्थात 2V के अंतर्गत दी गई है, तो यह भी सुमेलित है। लेकिन जो आम्रकुंज है इसकी परिभाषा धारा 2 के धारा ड़ के अंतर्गत अर्थात ओ के अंतर्गत दी गई है। तो इस प्रकार से यही जो डी वाला ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है दखल रहित भूमि से क्या अभिप्रेत है? तो दखल रहित भूमि कौन सी होगी? अगर हम इसको परिभाषा देखेंगे तो यह धारा 21Z के खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसके अनुसार दखल रहित भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो कि गांव में की ऐसी भूमि जो आबादी या सेवा भूमि से भिन्न है, अर्थात वह आबादी या सेवा भूमि नहीं है। दूसरा है कि गांव की ऐसी भूमि जो किसी भूस्वामी या कृषक के द्वारा धारित नहीं है। तीसरी बात है कि ऐसी भूमि जो सरकारी पट्टेदार के द्वारा धारित नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो सभी प्रकार की भूमियां हैं वह दखल रहित भूमि है। इसका तात्पर्य है कि वहां पर किसी का कोई दखल नहीं है, तो ऐसी जो भूमि है वह दखल रहित भूमि कहलाती हैं। नेक्स्ट है राजस्व मंडल का गठन होता है। तो राजस्व मंडल का गठन जो है वह किसके द्वारा होता है या इसका जो गठन होता है वह कौन करता है? तो राजस्व मंडल के गठन के संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है।
तो इसको सबसे पहले जानना है कि धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। ये कई बार सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है कि सेक्शन से कि राजस्व मंडल का गठन किस धारा के तहत किया जाता है, तो धारा 3 के तहत किया जाता है। अब इसमें कितने मेंबर होंगे या कितने लोगों से मिलकर यह जो मंडल है राजस्व मंडल यह बनेगा, तो राजस्व मंडल जो है यह बनता है कि अध्यक्ष और इसके अलावा इतने सदस्य जितना कि राज्य सरकार ठीक समझे। तो यह डी वाला विकल्प सही है, अर्थात इसमें एक अध्यक्ष होगा और इतने सदस्य होंगे जितना राज्य सरकार उचित समझे। तो इस प्रकार से इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की निश्चित संख्या कोई सीमित नहीं की गई है या नहीं बताई गई है। नेक्स्ट है सही सुमेलित युग्म, इसमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, तो पहला है कृषि वर्ष यह 1 जुलाई से प्रारंभ होता है, तो यह सुमेलित है क्योंकि इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 2C के अंतर्गत दिया गया है परिभाषा खंड में। दूसरा है राजस्व वर्ष क्या होगा, तो इसकी परिभाषा धारा 2U के अंतर्गत दी गई है। तो राजस्व वर्ष का जो प्रारंभ होगा वह कब से होगा, तो 1 अगस्त से प्रारंभ होगा। तो यही जो है सही नहीं है क्योंकि राजस्व वर्ष का जो प्रारंभ होता है ऐसी तिथि से होता है जिसे राज्य सरकार नियत करे। तो इस प्रकार से जो बी वाला युग्म है यही सुमेलित नहीं है। तीसरा है कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता का जो प्रवर्तन है वह 1 नवंबर सन 2000 से हुआ, तो यह भी सही है। और चौथा है राजस्व वर्ष, तो राजस्व वर्ष का प्रारंभ होता है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा नियत करे, उसी तिथि से जो है राजस्व वर्ष की प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है यही सुमेलित नहीं है, बाकी ए सी डी ये सही सुमेलित है। राजस्व मंडल के सदस्य के लिए आवश्यक है कि, तो यहाँ पर राजस्व मंडल के सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 5 के उपधारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति राजस्व मंडल का सदस्य बनने के लिए तभी योग्य होगा, तो कब योग्य होगा, तो उसके लिए 2 योग्यताएं बताई गई हैं। पहला योग्यता तो यह है कि उसे हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त के लिए योग्य होना चाहिए, अर्थात उसके अंतर्गत इतनी काबिलियत हो कि वह हाई कोर्ट का जज बनने के योग्य हो, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वह राजस्व अधिकारी रह चुका हो और इसके साथ साथ वह कलेक्टर के रूप में 5 वर्ष तक का पद धारण किया हो। तो ये 2 जो है उसकी योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सी वाला विकल्प है वह इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि वो 5 वर्ष से अधिक कलेक्टर का पद संभाले हो। तो 5 वर्ष से अधिक नहीं, बल्कि यहाँ पर 2 बातें हैं कि राजस्व अधिकारी रह चुका हो और कलेक्टर के लेवल का जो पद है वह 5 वर्ष तक जो है संभाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व मंडल में कितने सदस्य जो है वह न्यायपालिका से आते हैं। तो राजस्व मंडल के कोई सदस्य जो है वह न्यायपालिका से नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ पर जो धारा 5 खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है कि उसके सदस्य को हाई कोर्ट का जज के नियुक्त होने की जो योग्यताएं होती है ऐसी योग्यता होनी चाहिए। और यहाँ यह नहीं बताया गया है कि ऐसा जो सदस्य है वह जुडिशरी से आएगा, तो इसलिए जो है यहाँ पर ए वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है राजस्व पदाधिकारी नहीं है। तो इसमें से जो राजस्व पदाधिकारी हैं दिए गए हैं इसमें पूछा गया है कि कौन नहीं है। तो राजस्व पदाधिकारी कौन होगा, इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 11 में राजस्व अधिकारियों के 15 प्रकार बताए गए हैं। 15 प्रकार बताए गए हैं। अब ये ध्यान रखना है कि धारा 11 को सन 2022 में प्रतिस्थापित किया गया है, ये भी ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि कई बार ये प्रश्न जो है सीधे सीधे पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी धारा है जो कि सन 2022 में प्रतिस्थापित कर दी गई है। जो राजस्व पदाधिकारी पूछा गया है कि नहीं है, तो राजस्व मंडल का सदस्य या अध्यक्ष यह जो है जो धारा 11 के अंतर्गत सूची दी गई है और इस सूची में 15 प्रकार के जो अधिकारी बताए गए हैं इसमें जो है राजस्व मंडल का सदस्य या अध्यक्ष नहीं शामिल है, बल्कि अधीक्षक, भू अभिलेख है, नायब तहसीलदार है, उप जिलाधीश है, ये सभी जो है राजस्व पदाधिकारी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन राजस्व मंडल का जो सदस्य है या अध्यक्ष है वह धारा 11 में जो सूची दी गई है उसमें शामिल नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो धारा 11 के अंतर्गत राजस्व अधिकारियों की जो सूची दी गई है उसमें कौन कौन से अधिकारी आते हैं। तो इन सारे अधिकारियों को आप ध्यान में रखिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे या कहीं और नोट कर लें, क्योंकि इसको ध्यान में अगर रखेंगे तो जो है इससे हो सकता है कि एक प्रश्न पूछा जा सके। इससे पूछने की इसलिए भी संभावना है क्योंकि यहाँ पर 2022 में अमेंडमेंट किया गया है इसमें। तो इसमें
आयुक्त भू अभिलेख आते हैं, अपर आयुक्त भू अभिलेख, आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर एवं जिला सर्वेक्षण अधिकारी, अपर कलेक्टर और उपखंड अधिकारी और उप सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, अपर तहसीलदार। इसके अलावा अधीक्षक भू अभिलेख, नायब तहसीलदार और सहायक अधीक्षक भू अभिलेख। तो इस प्रकार से यह 15 जो प्रकार के जो अफसर हैं, यह राजस्व अधिकारी अर्थात रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में यह शामिल किए गए हैं धारा 11 के अंतर्गत। अब यहाँ से कई बार जो है घुमा फिरा के कई प्रश्न पूछा गया है कि इसमें से कौन राजस्व पदाधिकारी है और कौन राजस्व पदाधिकारी नहीं है। तो इन सारे 15 अधिकारियों को अगर ध्यान में रखेंगे या इसको 2-3 बार देख लेंगे तो ये अमूमन याद हो जाएगा, तो यहाँ से प्रश्न गलत होने की संभावना खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है राजस्व पदाधिकारी नहीं है। तो अभी हमने देखा कि जो सूची है उसके अनुसार राजस्व पदाधिकारी के अंतर्गत कौन कौन शामिल हैं। तो इसमें सहायक अधीक्षक भू अभिलेख यह राजस्व पदाधिकारी है। राजस्व निरीक्षक जो होता है इसके बारे में जो है धारा 11 के अंतर्गत कहीं नहीं बताया गया है, तो इसलिए जो है राजस्व निरीक्षक जो है यह राजस्व पदाधिकारी नहीं है। बाकी कलेक्टर है, आयुक्त भू अभिलेख हैं, यह तीनों जो है राजस्व पदाधिकारी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन राजस्व निरीक्षक जो है यह राजस्व पदाधिकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन राजस्व अधिकारी है। तो इस विकल्प में से फिर से हम वही देखते हैं कि इसमें राजस्व अधिकारी कौन है। तो धारा 11 को जो देखेंगे तो उसकी जो सूची है उसके अनुसार जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक भू लेख अधीक्षक जो है ये सभी जो है राजस्व अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है सभी राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ होंगे। तो यह जो कथन है बिल्कुल सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 12 की उपधारा 1 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है कि खंड के सभी अधिकारी संबंधित आयुक्त अर्थात जो कमिश्नर हैं उनके अधीनस्थ होंगे। तो यह भी सही है, इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 12 के खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है। और तीसरा है कि जिले के सभी जो राजस्व अधिकारी हैं वह कलेक्टर के अधीन होंगे। तो यह भी सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है उपधारा धारा 12 की उपधारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया है, तो ये जो सभी कथन है वह सत्य है धारा 12 के अनुसार। नेक्स्ट है जिलों को समाप्त करने या सृजित करने की शक्ति राज्य सरकार को किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो जिलों को समाप्त किया जा सकता है या उनकी जो सीमाएं हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऐसी जो शक्ति होगी वह राज्य सरकार को धारा 13 के तहत प्राप्त है, धारा 13 के तहत। और 13 में जो है यह बताया गया है कि जो संभाग हैं, जिले हैं, उपखंड हैं, तहसील हैं, उनको परिवर्तित किया जा सकता है, सृजित किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। तो ऐसी जो शक्ति होगी वह राज्य सरकार के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुक्त होते हैं। तो आयुक्त जो है वह कहाँ पर होते हैं या कहाँ पर जिले में या मंडल में या किस स्थान पर उनकी नियुक्ति होती है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 14 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 14 में यह बताया गया है कि संभागों के आयुक्त को नियुक्त करने की शक्ति है। तो इस प्रकार से जो आयुक्त होंगे वह प्रत्येक संभाग में होंगे और इनकी नियुक्ति जो कौन करेगा तो वह करेगी राज्य सरकार। राज्य सरकार जो है धारा 14 के तहत प्रत्येक संभाग में या प्रत्येक मंडल में एक आयुक्त या कमिश्नर की नियुक्ति करती है। नेक्स्ट है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करती है। तो जो है कमिश्नर की नियुक्ति, कमिश्नर या आयुक्त की नियुक्ति धारा 14 के तहत की जाती है। और कलेक्टर की नियुक्ति के बारे में पूछा गया है तो कलेक्टर की नियुक्ति जो है वह धारा 16 के अंतर्गत की जाती है और किसके द्वारा तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भूमि पर प्रवेश एवं सर्वेक्षण करने की शक्ति किसे प्राप्त होती है। तो भूमि पर प्रवेश करना और उसका सर्वेक्षण करना ऐसी जो शक्ति है वह धारा 28 के तहत प्रदान की जाती है। और 28 के तहत ऐसी जो शक्ति होगी वह सभी राजस्व अधिकारी, सभी जो है राजस्व अधिकारियों को होगी। इसके अलावा राजस्व निरीक्षक को होगी, भूमापक को होगी, पटवारी को होगी। और इन सभी के जो है इन जो चारों अधिकारी हैं
इनके जो हेल्पर होंगे अर्थात इनकी जो मदद कर रहे होंगे, इनके जो नौकर या सेवक होंगे, तो इनके कार्य करने के दौरान इन सभी व्यक्तियों को किसी भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने की शक्ति धारा 28 के तहत होती है। नेक्स्ट है, राजस्व बोर्ड एवं आयुक्त को मामले को अंतरित करने की शक्ति यह किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो मामले को ट्रांसफर करने की जो शक्ति है वह धारा 29 के अंतर्गत दी गई है। तो 29 के अंतर्गत ऐसी जो शक्ति है वह राजस्व बोर्ड को प्राप्त है। नेक्स्ट है, कलेक्टर या उपखंड अधिकारी को किसी मामले के विनिश्चय हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मामले को अंतरित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है? तो धारा 29 के अंतर्गत हमने देखा कि वहां पर जो मामले को ट्रांसफर करने की शक्ति है वह मंडल के अंतर्गत होती है, कमिश्नर को, और धारा 30 के अंतर्गत ऐसी जो शक्ति है वह होती है कलेक्टर को या उपखंड अधिकारी को, अर्थात डीएम को और एसडीएम को। ऐसी जो शक्ति होती है धारा 30 के तहत होती है। नेक्स्ट है, किसी विशेष मामले को एक जिले के राजस्व अधिकारी से दूसरे जिले के राजस्व अधिकारी को ट्रांसफर करने का जो आवेदन है वह किसको दिया जाता है? तो ऐसा जो आवेदन है वह राजस्व बोर्ड के समक्ष भी दिया जा सकता है और कमिश्नर को भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ए और बी इन दोनों में से किसी को भी ऐसा जो आवेदन है वह दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्व अधिकारी व्यक्तियों को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए हाजिर होने के लिए समन भेज सकता है। तो ऐसी जो शक्ति है उसे किस धारा के तहत प्राप्त होती है? तो ऐसी शक्ति उसे धारा 33 के तहत प्राप्त होती है। अब धारा 33 के तहत वह ऐसी जो साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज पेश करने के लिए समन इसलिए भेज सकता है क्योंकि धारा 31 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो रेवेन्यू बोर्ड है अर्थात रेवेन्यू बोर्ड और राजस्व जो के अन्य अधिकारी हैं उनको न्यायालय की स्थिति प्रदान की गई है धारा 31 के तहत। इसीलिए वह धारा 33 के तहत जो है किसी व्यक्ति को हाजिर होने या दस्तावेज पेश करने के लिए समन भेज सकता है। नेक्स्ट है, राजस्व न्यायालय प्रकरण की एक पक्षीय सुनवाई कर सकते हैं। तो राजस्व न्यायालय जो है वह किसी मामले की एक पक्षीय सुनवाई कब कर सकते हैं? तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 35 के अंतर्गत दिया गया है। तो 35 में यह बताया गया है कि जबकि समन की तामील की जो प्रक्रिया है वह विधिपूर्वक पूर्ण हो गई है तो और ऐसी स्थिति में वह जो पक्षकार है वह हाजिर नहीं होता है तो वहां पर उसकी अनुपस्थिति में भी वहां पर सुनवाई की जा सकती है। इसे ही एक पक्षीय जो है सुनवाई कहा जाता है। नेक्स्ट है, धारा 33 के अंतर्गत पक्षकार या साक्षी को हाजिर होने के लिए समन भेजा गया लेकिन समन का अनुपालन करने में जो पक्षकार है वह चूक करता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या किया जाएगा? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 34 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जब पक्षकार को हाजिर होने के लिए समन भेजा गया लेकिन ऐसा जो पक्षकार है उस समन के अनुपालन में हाजिर नहीं होता है या हाजिर होने में चूक करता है तो धारा 34 के तहत उसको हाजिर होने के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात है कि उसको यह आदेश दिया जा सकता है कि वह अपनी हाजिरी के लिए जो है प्रतिभूति दे। तीसरी बात यह है कि 1000 रुपये से अनधिक उसको जुर्माने का भी आदेश दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह सभी जो आदेश हैं वह किसी व्यक्ति को दिए जा सकते हैं जबकि वह समन का अनुपालन नहीं करता है और उसका उल्लंघन करता है और हाजिर नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस धारा के अंतर्गत साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश किया जा सकता है? तो अभी हमने देखा कि साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश किया जाता है धारा 34 के तहत और विवश करने के लिए 3 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला यह है कि उसे जमानती वारंट जारी किया जा सकता है, उसको हाजिरी के लिए आदेश दिया जाएगा कि अपनी प्रतिभूति जमा करे और तीसरी बात है कि उससे 1000 रुपये तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति समन के तामील के बाद हाजिर नहीं होता है तो अधिकारी उस पर कितने जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो अधिकारी उस पर जो है जुर्माना कितना करेगा? तो 1000 रुपये से अनधिक अर्थात अधिकतम 1000 रुपये तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है धारा 34C के तहत।
नेक्स्ट है राजस्व अधिकारी को न्यायालय का दर्जा किस धारा के तहत प्राप्त है। अभी हमने देखा कि जो धारा 31 है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो राजस्व मंडल है और राजस्व के अधिकारी हैं उनको जो है न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है, तो धारा 31 के तहत। और इसीलिए वह जो है किसी दस्तावेज को पेश करने या व्यक्ति को हाजिर होने के लिए धारा 33 के तहत समन जारी करते हैं। नेक्स्ट है राजस्व पदाधिकारी को किस धारा के तहत अंतर्निहित शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो किसी राजस्व अधिकारी को अंतर्निहित शक्ति जो प्राप्त है वह धारा 32 के तहत प्राप्त होती है। धारा 32 के तहत किसी राजस्व पदाधिकारी को अंतर्निहित शक्ति प्रदान की गई है। और इस शक्ति का प्रयोग वह कब करेगा, तो वह न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग रोकने के लिए। तो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्व पदाधिकारी को जो अंतर्निहित शक्तियां प्रदान की गई हैं धारा 32 के तहत, तो वह किस लिए प्रदान की गई हैं, तो वह न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति और जो है न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग रोकने के लिए, इन दो कार्यों के लिए या दो प्रयोजनों के लिए या दो उद्देश्यों से उसे जो है ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट है राजस्व न्यायालयों में उपस्थित होकर कार्यवाही करने के लिए इसमें से कौन सक्षम नहीं है। तो राजस्व न्यायालयों में हाजिरी के लिए कुछ व्यक्तियों को सक्षम किया गया है, अर्थात ऐसे व्यक्ति वहां पर हाजिर हो सकते हैं और वहां पर कार्यवाही कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 39 के अंतर्गत बताया गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो सक्षम हैं वह कौन होंगे, तो वहां पर 3 व्यक्तियों को सक्षम बताया गया है कि स्वयं जो पक्षकार है वह वहां पर हाजिर हो सकता है, उसकी ओर से कोई विधि व्यवसायी हाजिर हो सकता है और कार्यवाही कर सकता है, या जो पक्षकार का एजेंट है वह उसमें हाजिर हो सकता है और कार्यवाही कर सकता है। लेकिन पक्षकार का जो पिता या परिवार का कोई सदस्य है यह कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है। नेक्स्ट है राजस्व न्यायालय को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना तो क्या होगा, अनिवार्य है या अनिवार्य नहीं है। तो नेचुरल जस्टिस का जो रूल है वह किसी भी मामले में यह एक सामान्य ज्ञान की बात है कि अगर कहीं भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, चाहे इस एक्ट से रिलेटेड या किसी अन्य एक्ट से रिलेटेड, कि वहां पर अगर नेचुरल जस्टिस से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो नेचुरल जस्टिस का जो पालन है हमेशा अनिवार्य होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी राजस्व न्यायालय को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है धारा 28 के तहत राजस्व पदाधिकारी द्वारा किसी आवासीय भूमि पर कार्यवाही करने हेतु प्रवेश के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी या यहाँ पर क्या करना आवश्यक है। तो धारा 28 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए, या कोई राजस्व अधिकारी है, राजस्व निरीक्षक है, पटवारी है, ये अगर भूमि का निरीक्षण करने के लिए जो है किसी भूमि में प्रवेश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो उसका अधिभोगी होगा, अर्थात जिस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी भूमि है, तो उस भूमि के अधिभोगी व्यक्ति को 24 घंटे पहले उसकी सूचना दिया जाना आवश्यक है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि जब ऐसा व्यक्ति वहाँ पर प्रवेश करता है और कोई कार्यवाही करता है, तो वहाँ पर जो अधिभोगी होगा उसकी सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का सम्यक ध्यान रखना आवश्यक है। तो यह दो प्रकार से यह प्रश्न पूछा जा सकता है, और कि कितने देर पहले या कितने दिन पहले उसको पूर्व सूचना देना होगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का सम्यक रूप से ध्यान रखना आवश्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पक्षकार जिसके विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में एक राजस्व अधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया है, तो ऐसा आदेश पारित होने के दिनांक से और अगर समन की तामील सम्यक रूप से न की गई हो तो आदेश के जानकारी में आने के दिनांक से कितने दिन के भीतर आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन दिया जा सकता है। तो धारा 35 के खंड 3 के अनुसार 30 दिन के भीतर जो है ऐसे आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व पदाधिकारी छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अधीन चलने वाले किसी मामले या कार्यवाही में हुए व्ययों को
दिलवाने की शक्ति रखता है। तो ऐसी शक्ति है वो धारा 37 के तहत उसे प्राप्त है। तो राजस्व अधिकारी जो है यहाँ पर पूछा गया है कि कितना धनराशि तक जो है कार्यवाही के व्यय को दिलवा सकता है। तो धारा 37 के अनुसार ऐसा जो खर्च जैसा कि वह उचित समझे दिलवा सकता है। यहाँ पर कोई निश्चित धनराशि का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजस्व अधिकारी किसी मामले को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को जांच तथा रिपोर्ट के लिए नहीं सौंप सकेगा। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो देखते हैं हम धारा 30 के अंतर्गत। तो धारा 30 में यह बताया गया है कि अपने अधीनस्थ के पास जो मामले को ट्रांसफर करने की शक्ति किसके पास होती है। तो धारा 30 का खंड 2 देखेंगे तो इसमें कुछ अधिकारियों के नाम दिए गए हैं कि यही जो अधिकारी हैं वह अपने मामले को किसी अपने अधीनस्थ या जूनियर अधिकारियों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें है आयुक्त अर्थात कमिश्नर हैं, इसके अलावा कलेक्टर हैं, उपखंड अधिकारी आते हैं, तहसीलदार हैं, लेकिन इसमें नायब तहसीलदार यही जो है इनके पास ऐसी शक्ति नहीं होती है कि वह जो मामले को अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को सौंप सकें या उसको ट्रांसफर कर सकें। नेक्स्ट है, सुनवाई का जो अधिकतम स्थगन है वह कितनी बार हो सकता है। तो सुनवाई के स्थगन के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 36 के अंतर्गत किया गया है। धारा 36 में सुनवाई के स्थगन के बारे में प्रावधान किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जो स्थगन है वह अधिकतम 4 बार किए जा सकते हैं। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि प्रत्येक स्थगन केवल खर्चों के साथ ही प्रदान किया जाएगा, अर्थात अगर आपको स्थगन कराना है तो उसके लिए जो आवश्यक खर्च हैं उसको अगर नहीं प्रदान करते हैं तो ऐसा स्थगन नहीं प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्व अधिकारी के द्वारा पारित आदेश गलती या अनियमितता के कारण कब उलटने योग्य होगा। तो कोई राजस्व अधिकारी है, उसने कोई आदेश पारित किया है और ऐसा जो आदेश है वह पूछा गया है कि कब उसे उल्टा जा सकता है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 42 के अंतर्गत किया गया है और धारा 42 में यह बताया गया है कि अपील या पुनरीक्षण में ऐसा जो आदेश है वह तब तक नहीं उल्टा जाएगा जब तक कि ऐसी जो गलती है या अनियमितता है उसके कारण वस्तुतः या न्याय नहीं हो पाया है। तो पहला विकल्प सही है कि जबकि राजस्व अधिकारी के द्वारा पारित कोई आदेश है और उससे वस्तुतः गलती नहीं उस न्याय नहीं हो पाया है तो ऐसी स्थिति में उस आदेश को उल्टा जा सकता है। नेक्स्ट है, संहिता में किसी अभिव्यक्त उपबंध के अभाव में राजस्व न्यायालय के द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रावधान है इसके बारे में वो धारा 43 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 43 के अनुसार इस संहिता में अगर अभिव्यक्त रूप से कोई उपबंध नहीं दिया गया है तो ऐसी स्थिति में जो सीपीसी के प्रावधान है अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता में जो प्रक्रिया बताई गई है उसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है और यह सारे जो प्रश्न हैं वो सेक्शन वाइज सीरियल से हैं और इसके माध्यम से हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक के जो धाराएं हैं अर्थात धारा 43 तक के प्रश्नों को कवर किया है और पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर अगर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और इसके अंतर्गत से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है और आप हमारे वीडियो को 1-2 बार देख लेते हैं या अधिक से अधिक बार जितना आप देख सकते हैं तो आपको निसंदेह जो है सभी प्रकार की जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और सभी जो प्रश्न है वो सही करके आएंगे। और अगले इस वीडियो के अगले पार्ट में हम आगे के जो धाराएं हैं उन पर डिस्कशन करते हुए जो है वीडियो आपको जल्दी ही मुहैया कराएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको मिल सके और आप हमारे साथ अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।